पर चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शक आपका पूरा परिचय जानना चाहते हैं, किसके संचालक हैं आप? मैं प्रवीण कुमार शास्त्री, डायरेक्टर चंद्रा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से हैं और हमारा जो ग्रुप है वो आगरा के विभिन्न स्थानों पर इंटर कॉलेज, सीबीएसई बोर्ड का कॉलेज, यूपी बोर्ड और विश्वविद्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजों को संचालित करता है। कमला नगर में टी.सी. चंद्रा इंटर कॉलेज, बल्केश्वर में आर.डी. गर्ल्स इंटर कॉलेज, आर.डी. औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, आचार्य ताराचंद शास्त्री महाविद्यालय अहमदपुर, ग्लोबल इंटरनेशनल सेकंड नुनियाई रामबाग, कई जगह हमारे विद्यालय संचालित हैं। सर, शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा में आप बहुत आगे और शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। हर तरह के विद्यार्थी आपके कॉलेजों में हैं, या वो ग्रेजुएशन वाले हों या इंटर कॉलेज वाले हों, हम चाय पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा सर ये रहेगा, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं इंटर और हाई स्कूल के बाद में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें ग्रेजुएशन क्या बीए करना चाहिए या बीएससी करना चाहिए। ये अधिकतर रूरल क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपका क्या सजेशन है? इसके लिए हम अपने विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर कैरियर काउंसलर प्रोग्राम चलाते हैं, बच्चों को गाइडेंस देते हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है कि आफ्टर 12th इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद विद्यार्थियों के सामने एक असमंजस की स्थिति रहती है कि उन्हें किस विधा की ओर जाना चाहिए इस कंपटीशन के दौर पर, जहां उन्हें रोज़गार आगे पढ़ाई के साथ रोज़गार भी मिले। तो इस तरह के हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में हम लोग काउंसलिंग करते हैं और मैं भी विशेष तौर पर न्यूज़पेपरों में और भी अन्य चैनलों के माध्यम से एज अ गाइडेंस छात्राओं को उनके आगे भविष्य में कौन से कोर्स उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, किस कोर्स में जाने से उनको आगे फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह की कैरियर काउंसलिंग का भी हम लोगों का प्रावधान रहता है। सर, एजुकेशन की बात की जाए तो अभी सरकार ने इंटर और हाई स्कूल के विद्यार्थियों को प्रमोट किया है। 2 साल से शिक्षा बाधित है। क्या लगता है कहीं न कहीं विद्यार्थियों के भविष्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जो कोविड-19 की सिचुएशन थी उसको देखते हुए जो ये निर्णय लिया गया, वो निर्णय तो इसको मैं गलत नहीं कहूँगा। ये स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं कि एग्ज़ाम, क्योंकि परीक्षा कराना बहुत जटिल काम होता है ना। और यूपी बोर्ड जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोर्ड है, उसमें लाखों विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेते, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उनको खतरे में डालने का काम करते। तो ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है। ठीक है, हम बच्चे प्रमोट हो गए हैं, छात्र प्रमोट हो गए हैं। आगे उनके लिए जिनको अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको आगे री एग्ज़ाम या अन्य माध्यमों से वो अपनी परीक्षा दे सकते हैं, अपने नंबरों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब ये स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी तो वो अपना सारी चीज़ें होंगी। क्या लगता है सर, ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा की जगह ले सकती है, विद्यार्थियों की जगह ले रही है? देखिए, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ हैं। इंडिया जैसे देश में और जो हमारा ग्रामीण अंचल है, वहाँ ऑनलाइन शिक्षा अभी एक लोक लुभावनी बात है। अभी टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप नहीं है कि हम ऑनलाइन शिक्षा को एक बहुत बड़ा रूप दे सकें। लेकिन अब हर चीज़ का एक विकल्प होता है। अब इस तरह की सिचुएशन किसी को अंदाज़ा नहीं था, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, लेकिन ऑनलाइन कम से कम शिक्षा ने उसको एक किले को ढहाने से रोकने की कोशिश की है। तो ये भी एक विकल्प के तौर पर धीरे धीरे आगे हो सकती है। आपके सब तरह के विद्यालय चल रहे हैं, या वो मीडियम कॉलेज हो, या वो हाई स्कूल इंटर हो, या वो डिग्री कॉलेज हो, तो ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे गांव में होते हैं कि एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या सहायता रहती है आपकी, किस तरह से मोटिवेशन करते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो सारे संस्थान हैं, वो हम लोग शिक्षा को एक व्यवसाय नहीं मानते, हम लोग शिक्षा को एक सेवा का माध्यम मानते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, विस्तार दीजिए कि पढ़ाई के अभाव में कोई नहीं रहना चाहिए। अगर किसी पे धन का अभाव है और उस कारण वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग उसका पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं। और हमारे जो ग्रुप के कोई भी विद्यालय, चाहे आप
हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन किसी भी लेवल की शिक्षा है, अगर कोई गरीब विद्यार्थी है उसको प्राप्त करना चाहता है और जो धन के अभाव में प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसको हमारे संस्थान पूरा सहयोग देंगे। जी सर, अंतिम क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा सर। अब क्या लगता है, अब विद्यालय खुलने लगे हैं, सरकार की भी गाइडलाइंस आ गई हैं, विद्यालय गाइडलाइन के साथ में खुले जाएंगे, तो विद्यार्थी और शिक्षक का मिलन होगा। एक तरह से कहा है, जब विद्यार्थी शिक्षकों के पास पहुँचेंगे तो किस तरह से, अब वो क्या लगेगा, जब पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी वो वहीं से शुरू की जाएगी या फिर अलग तरीके से? देखिए, एक करीब 1.5 साल का समय हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो समय निकल गया है उसकी भरपाई होना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी प्रयास किया जाएगा। जैसे जिस तरह से अब 16 जून से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय खुलने का जो गाइडलाइन हुई है, उसमें 2 पालियों में विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं, 50% उसमें कैपेसिटी रखी है। तो अब धीरे धीरे माहौल बनेगा और धीरे धीरे आवाजाही शुरू होगी, अध्यापकों से बच्चे मिलेंगे बहुत दिनों बाद, तो वो सब चीज़ें होंगी। और हम ये प्रयास करेंगे कि जो बच्चों का नुकसान हुआ है पढ़ाई से संबंधित या एक आपसी उससे संबंधित, उसको जो भी उसकी भरपाई है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। नमस्कार, तो हमारे साथ में मौजूद थे चर्चा के कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण शास्त्री जी, जो हर तरह के विद्यालयों का संचालन करते हैं, वो इंटरमीडिएट हो या वो ग्रेजुएशन हो या वो ITI हो। आपको बता दें, ऐसे विद्यार्थी जो अपने पैसों के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर दरवाजे हर समय 24 घंटे खुले हैं, क्योंकि पैसों के अभाव में शिक्षा को ग्रहण न करना एक बहुत ही विडंबना की बात है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऐसे विद्यार्थी जो गरीब असहाय मजदूर हैं, उनके बच्चों को भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। वहीं अगर आप भी हाई स्कूल या इंटर या ITI या डिप्लोमा या किसी भी तरह से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप श्री ताराचंद महाविद्यालय में पधारिए और एक बार विजिट करिए, देखिए किस तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। हाँ, तो मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर प्रवीण शास्त्री जी और मैं आपका अपना काना धनगर, आपके अपने YouTube चैनल खाना सर ऑफिस के साथ हम कर रहे थे चाय पर चर्चा।